गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरी केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम कार्बनिक यौगिकों का पृथक अध्ययन करने के प्रमुख कारणों का अध्ययन करेंगे, अर्थात कार्बनिक यौगिकों का कार्बनिक रसायन के अंतर्गत अध्ययन क्यों किया जाता है, इसका अध्ययन करेंगे। इसके लिए कार्बन में पाए जाने वाले कुछ गुण होते हैं, वह उत्तरदायी होते हैं। यह गुण निम्न है। पहला गुण है कार्बनिक यौगिकों का संगठन अर्थात कंपोजिशन। मतलब कार्बनिक यौगिक कौन कौन से तत्वों से मिलकर बने होते हैं। अधिकांश कार्बनिक यौगिक कार्बन इनमें होता ही है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर व हैलोजन से मिलकर बने होते हैं। जबकि अकार्बनिक यौगिक ज्ञात 118 तत्वों में से किसी भी तत्व से मिलकर बने होते हैं। 118 तत्वों में से किसी भी तत्वों से मिलकर बने होते हैं। यह कार्बनिक यौगिकों के अलग से अध्ययन करने का प्रमुख और पहला कारण था, संगठन या कंपोजिशन। कार्बनिक यौगिक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर व हैलोजन से मिलकर बने होते हैं। जबकि अकार्बनिक यौगिक ज्ञात 118 तत्वों में से किसी भी तत्व से मिलकर बने होते हैं। ज्ञात 118 तत्वों से किसी भी तत्व से मिलकर बने होते हैं। इसका दूसरा कारण है कार्बनिक यौगिकों की अधिक संख्या। कार्बनिक यौगिकों का अलग से अध्ययन करने का दूसरा कारण है अधिक संख्या या लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टूडेंट्स, अभी तक कार्बन के लगभग 12 लाख कार्बनिक यौगिक ज्ञात हैं, जबकि अकार्बनिक यौगिकों की संख्या काफी कम है। इसलिए कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन कार्बनिक रसायन के अंतर्गत किया जाता है। इसे हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। कार्बनिक यौगिकों की संख्या काफी अधिक है। कार्बनिक यौगिकों की ज्ञात संख्या अकार्बनिक यौगिकों की ज्ञात संख्या से काफी अधिक है। इसलिए भी इनका अध्ययन अलग से किया जाता है। यह दूसरा कारण था। क्वेश्चन आता है कार्बनिक यौगिकों की संख्या
अकार्बनिक यौगिकों की संख्या से अधिक है। क्यों? तो स्टूडेंट्स, इनकी अधिक संख्या का कारण हम अलग से स्टडी करेंगे या पृथक से इसका अध्ययन करेंगे। नंबर तीसरा कारण है जटिल संरचना। कार्बनिक यौगिकों की संरचना या स्ट्रक्चर अकार्बनिक यौगिकों की संरचना या स्ट्रक्चर की तुलना में अधिक जटिल होता है। जैसे क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन, इनकी संरचना दूसरे अकार्बनिक यौगिकों की संरचना की तुलना में काफी जटिल है और ये दोनों यौगिक क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन उप सहसंयोजक यौगिक या कोऑर्डिनेट यौगिकों की श्रेणी में आते हैं। इसे हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। कार्बनिक यौगिकों की संरचना अकार्बनिक यौगिकों की संरचना से जटिल होती है। कार्बनिक यौगिकों की संरचना जटिल होती है। अकार्बनिक यौगिकों की संरचना सरल होती है। अकार्बनिक यौगिकों की संरचना सरल होती है। जैसे क्लोरोफिल व हीमोग्लोबिन। जैसे क्लोरोफिल व हीमोग्लोबिन जो कि कार्बनिक यौगिक हैं और इनकी संरचना काफी जटिल है। ये दोनों कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स हैं। इनका अध्ययन भी हमें इसी क्लास में करना है। क्लोरोफिल, इसमें मैग्नीशियम पाई जाती है। हीमोग्लोबिन, इसमें आयरन या Fe पाया जाता है। इसी प्रकार डीएनए, आरएनए की भी संरचना जटिल होती है। इसके पश्चात कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन पृथक करने के लिए चौथा कारण भी है। यह चौथा कारण है समावयवता। समावयवता या आइसोमेरिज्म। समावयवता या आइसोमेरिज्म। कार्बनिक यौगिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। इस कारण इनकी संख्या अधिक होती है, जबकि अकार्बनिक यौगिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करते हैं। अतः इनकी संख्या कम होती है। कार्बनिक यौगिक समावयवता प्रकट करते हैं, अतः इनकी संख्या अधिक होती है, जबकि अकार्बनिक यौगिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करते हैं, अतः इनकी संख्या
कम होती है। क्वेश्चन आता है समावयवता किसे कहते हैं। समावयवता में अणु सूत्र एक होता है जो कि दो या अधिक पदार्थों को व्यक्त करता है। अकार्बनिक यौगिक समावयवता प्रकट नहीं करते हैं, इसलिए इनकी संख्या कम होती है। अतः इनकी संख्या इसी तरह से लिख सकते हैं अकार्बनिक यौगिकों के लिए, अतः इनकी संख्या कम होती है। इसके पश्चात एक अन्य कारण भी है, काफी महत्वपूर्ण कारण है। पांचवा कारण है क्रियात्मक समूह। क्वेश्चन आता है क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं। यह कौन से यौगिकों में पाया जाता है। क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप। क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप केवल कार्बनिक यौगिकों में पाया जाता है। अकार्बनिक यौगिकों में क्रियात्मक समूह उपस्थित नहीं होता है। पुनः क्वेश्चन आता है कि क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं। तो इसका अध्ययन हम बाद में करेंगे, यहां पर इसकी थोड़ी सी परिभाषा बता रहा हूं। क्रियात्मक समूह किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह समूह होता है जो उसके रासायनिक गुणों के लिए उत्तरदायी होता है। क्रियात्मक समूह उस यौगिक के रासायनिक गुणों के लिए उत्तरदायी होता है। यौगिक के रासायनिक गुणों के लिए उत्तरदायी होता है। यह कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित होता है किंतु अकार्बनिक यौगिकों में नहीं पाया जाता है। कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित होता है किंतु अकार्बनिक यौगिकों में नहीं पाया जाता है। कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित नहीं होता है। प्रमुख क्रियात्मक समूह जो कि कार्बनिक यौगिकों में पाए जाते हैं OH एल्कोहल, CHO एल्डिहाइड, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड है। स्टूडेंट्स, इसके पश्चात कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन अलग से करने का छठवां कारण है विलेयता। विलेयता या सॉल्युबिलिटी। किताबों में कम कारण दिए हैं, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो। विलेयता या सॉल्युबिलिटी। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजक बंध पाया जाता है और अकार्बनिक यौगिकों में आयनिक या विद्युत संयोजक बंध पाया जाता है। यह एक अंतर है कार्बनिक यौगिकों में और अकार्बनिक यौगिकों में। जो सहसंयोजक बंध होता है, सामान्यतः सहसंयोजक बंध अध्रुवी बंध होता है और विद्युत संयोजी बंध ध्रुवीय बंध होता है। अतः ध्रुवीय यौगिक ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं और अध्रुवीय यौगिक अध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। इसे हम सॉल्युबिलिटी प्रिंसिपल कहते हैं। सेम लाइक सेम। विलेयता अर्थात कार्बनिक यौगिक
अध्रुवीय होते हैं, बता चुका हूं क्यों होते हैं। अतः अध्रुवीय विलायकों में विलेय होते हैं। कार्बनिक यौगिक अध्रुवीय होते हैं, अतः अध्रुवीय विलायकों में विलेय होते हैं। अध्रुवीय विलायक जितने भी कार्बनिक विलायक हैं सभी अध्रुवीय विलायक हैं, जैसे एल्कोहल, ईथर इत्यादि। कार्बनिक यौगिक अध्रुवीय होते हैं, अतः अध्रुवीय विलायक या विलायकों में विलेय होते हैं। विलेय होते हैं, जबकि अकार्बनिक यौगिक ध्रुवीय होते हैं, अतः ध्रुवीय विलायकों में विलेय होते हैं। ध्रुवीय विलायक जैसे जल, अकार्बनिक यौगिक ध्रुवीय होते हैं, अतः ध्रुवीय विलायकों में विलेय होते हैं। स्टूडेंट्स, अभी आपने कार्बनिक यौगिकों का पृथक अध्ययन करने के कारणों का अध्ययन किया है। यदि आपने ध्यान दिया होगा तो इन कारणों में मैंने आपको कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों में अंतर भी साथ साथ एक्सप्लेन कर दिया है। ऐसा है, यह अंतर भी आपने समझ लिया होगा। सामान्यतः इसके लिए दो तरह के कलर यूज किए हैं। यदि आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको ये दोनों क्वेश्चन आसानी से तैयार हो जाएंगे। इसके पश्चात अब हम कार्बनिक यौगिकों की अधिक संख्या के कारणों का अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन आता है, कार्बनिक यौगिकों की संख्या अधिक होती है क्यों? तो आप इसको फेयर कर लें। इसके पश्चात कार्बनिक यौगिकों की संख्या अधिक होने के कारण कार्बनिक यौगिकों की संख्या अधिक होने के कारण कार्बनिक यौगिकों की संख्या अभी तक ज्ञात तत्वों की कुल संख्या का लगभग 90% है। इसीलिए कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन अलग से किया जाता है और कार्बनिक यौगिकों की संख्या अधिक क्यों होती है, इसके लिए निम्न 3 कारण उत्तरदायी होते हैं। पहला कारण है श्रृंखलन। श्रृंखलन या कैटिनेशन। दूसरा कारण है कार्बन की चतुर संयोजकता। कार्बन की चतुर संयोजकता या टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन
तीसरा कारण है समावयवता। कैटिनेशन, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन और आइसोमेरिज्म। इसमें से हम अब सबसे पहले श्रृंखलन या कैटिनेशन का अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन आता है, श्रृंखलन या कैटिनेशन किसे कहते हैं? श्रृंखलन एक गुण होता है या कैटिनेशन एक गुण होता है। चूंकि हमें कार्बन के बारे में स्टडी करना है, अतः हम बोलेंगे कार्बन परमाणुओं की एक दूसरे से जुड़ने की प्रवृत्ति को श्रृंखलन या कैटिनेशन कहते हैं। कार्बन परमाणु की दूसरे परमाणु से, दूसरे कार्बन परमाणु से जुड़ने की प्रवृत्ति को श्रृंखलन कहते हैं। कभी कभी कार्बन परमाणु बीच में दूसरा परमाणु भी जोड़ लेता है या जुड़ जाता है। कार्बन परमाणु की किसी दूसरे कार्बन परमाणु से जुड़ने की प्रवृत्ति को श्रृंखलन कहते हैं। इसके फलस्वरूप कार्बन परमाणु विभिन्न प्रकार की श्रृंखलाएं बनाता है, जो कि 3 प्रकार की होती हैं। क्वेश्चन आता है, ये 3 प्रकार की श्रृंखलाएं कौन कौन सी होती हैं? कार्बन परमाणु 3 प्रकार की श्रृंखलाएं बनाता है, जो निम्न है। पहली होती है खुली श्रृंखला, दूसरी होती है बंद श्रृंखला और तीसरी होती है चक्रीय श्रृंखला। नंबर 1, खुली श्रृंखला या ओपन चेन। इसमें कार्बन परमाणु एक सीधी रेखा के रूप में जुड़े रहते हैं। यह कार्बन परमाणुओं की खुली श्रृंखला कहलाती है, या वह श्रृंखला जिसमें कार्बन परमाणु एक सीधी रेखा के रूप में उपस्थित होते हैं, खुली श्रृंखला कहलाती है। इसके बाद बंद श्रृंखला। बंद श्रृंखला किसे कहते हैं? बंद श्रृंखला जब 3 या अधिक कार्बन परमाणु एक बंद वक्र बना देते हैं, तो इस प्रकार की श्रृंखला को बंद श्रृंखला कहते हैं। जब कार्बन परमाणु एक बंद वक्र बनाते हैं या एक बंद संरचना बना लेते हैं, कार्बन परमाणुओं से मिलकर बनी एक बंद संरचना बना लेते हैं, तो इसे बंद श्रृंखला कहते हैं। बंद वक्र या बंद
संरचना बना लेते हैं तो इसे बंद श्रृंखला कहते हैं। इसके पश्चात है तीसरी श्रृंखला, और तीसरी श्रृंखला होती है शाखित श्रृंखला या ब्रांच चेन। शाखित श्रृंखला, जब एक श्रृंखला से कोई दूसरी श्रृंखला जुड़ जाती है या जब एक कार्बन श्रृंखला से कोई दूसरी कार्बन श्रृंखला जुड़ जाती है तब इसे शाखित श्रृंखला कहते हैं। यह कार्बन परमाणुओं की एक श्रृंखला थी और इस श्रृंखला से यह एक दूसरी श्रृंखला जुड़ी है, तब इसे इस पूरी श्रृंखला के लिए हम शाखित श्रृंखला कहते हैं। इसके बाद इसका दूसरा कारण है कार्बनिक यौगिकों की संख्या अधिक होने का, वह है कार्बन की चतुर्संयोजकता। कार्बन की चतुर्संयोजकता, क्वेश्चन आता है श्रृंखलन किसे कहते हैं, एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है, आप इसका आंसर आसानी से लिख सकते हैं। इसके बाद कार्बन की चतुर्संयोजकता, चतुर से मतलब होता है चार। कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 होती है और इस 4 संयोजकता को पूरा करने के लिए कार्बन एकल बंध के द्वारा, द्विबंध के द्वारा या त्रिबंध के द्वारा दूसरे कार्बन परमाणु से जुड़ता है। इसके कारण भी कार्बनिक यौगिकों की संख्या अधिक हो जाती है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। इसकी संयोजकता 4 क्यों होती है? क्योंकि इसमें 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अतः इसकी संयोजकता 4 होती है। इसका डिटेल स्टडी हम अलग से करेंगे, कैसे इसमें 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, जिसे पूरा करने के लिए या संतुष्ट करने के लिए कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड व ट्रिपल बॉन्ड वाले यौगिक बनाता है। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड व ट्रिपल बॉन्ड वाले यौगिक बनाता है, जिसके कारण कार्बनिक यौगिकों की संख्या अधिक हो जाती है। कार्बन की संयोजकता 4 क्यों होती है, इसका अध्ययन हम बाद में करेंगे। कारण कार्बनिक यौगिकों की संख्या अधिक हो जाती है। इसके पश्चात कार्बनिक यौगिकों की संख्या अधिक होने का तीसरा व अंतिम कारण है समावयवता। समावयवता एक प्रकार की घटना है जिसमें एक अणुसूत्र दो या दो से अधिक
अधिक यौगिकों को व्यक्त करता है या प्रदर्शित करता है। इस कारण भी एक अणुसूत्र दो या दो से अधिक यौगिकों को व्यक्त करता है, जिसके कारण कार्बनिक यौगिकों की संख्या अधिक हो जाती है। जैसे कार्बनिक, शॉर्ट में लिख दिया सी, कार्बनिक यौगिकों की सी का मतलब है कार्बनिक यौगिकों की संख्या कार्बनिक यौगिकों की संख्या अधिक हो जाती है। एक अणुसूत्र यदि हम ले लें C2H6O, यह एक अणुसूत्र है और यह अणुसूत्र दो यौगिकों के लिए व्यक्त करता है, C2H5OH और CH3OCH3। इसमें दो कार्बन है, 5 और एक 6 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, एक और एक, दो कार्बन, 3 और 3, 6 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन। यह यौगिक है एथिल एल्कोहल, जबकि दूसरा यौगिक है डाईमेथिल ईथर। ये दोनों समावयवी हैं और समावयवता के कारण कार्बनिक यौगिकों की संख्या अधिक हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन अलग से क्यों किया जाता है इसकी स्टडी कर ली है और इसी टॉपिक में आपने कार्बनिक व अकार्बनिक यौगिकों के बीच अंतर लिखिए इसका अध्ययन भी कर लिया है। इसके पश्चात आपने कार्बनिक यौगिकों की संख्या अधिक होने के कारणों का भी अध्ययन कर लिया है, स्टडी कर ली है। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में आने वाले समावयवता, आइसोमेरिज्म और टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन की स्टडी हम अलग से दूसरे वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।